Assalamu alaikum students, welcome to corporate finance subject and I hope you can hear me well and you can see the PPT of unit 1. जी चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए जी सबके पास शेयरिंग नज़र आ रही है जी यूनिट 1 की PPT आपको नज़र आ रही है यस या कुछ लिख के ओके थैंक यू वेरी मच ये चैट बॉक्स हमारे लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चैट बॉक्स हमारे लिए कम्युनिकेशन का ज़रिया बनेगा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ और वो आपको नज़र ना आए। अच्छा जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसको जो है वो फुल स्क्रीन कर लिया करेंगे, उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज़ आसिफ ज़ैड वारसी। चैट बॉक्स में भी लिख देता हूं मैं आपको। आई एम करेंटली टीचिंग इन इकरा यूनिवर्सिटी फॉर द लास्ट 10 years एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं इकरा यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूं फ़िलहाल, और मैं वहाँ पर जो है वो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस का, इससे रिलेटेड कुछ बातें हम अभी करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो मेरा इम्पॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि मेरे पास जो है देखें पाकिस्तान में रहकर भी मैं काम कर चुका हूँ और मैं इंटरनेशनली यूके के अंदर लंदन में भी काम कर चुका हूँ। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब्स भी की हैं। स्पेशली लंदन के अंदर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ब्लैक स्टोन्स के अंदर मैं काम करता था, और जब मैं पाकिस्तान में था तो यहाँ पे इन्वेस्ट कैपिटल इन सिक्योरिटीज़ और स्विफ्ट के अंदर मैं काम कर रहा था। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज़ मैंने ज्वाइन की हैं एज ए एनालिस्ट। तो मैं काफ़ी अर्से एनालिस्ट रहा हूँ, इक्विटी एनालिस्ट, फंड एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, और इसी तरीके से जो है हम फंड मैनेजमेंट से रिलेट रहा है मेरा। तो ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट का मेरा एक्सपीरियंस है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर किसी टीचर का हो तो वो बहुत सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे आपको बता देता है जो कि बुक्स में उस तरीके से नहीं लिखे होते। अच्छा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो जो गूगल क्लासरूम है उसमें हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे और कैसे उसको यूज़ करना होगा, ये सारे पॉइंट्स हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा। जी, अच्छा। अब जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है तो हम ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे। देखिए, आपको यहाँ पे ये पीपीटी मैंने शेयर कर दी है, सही है, गूगल क्लासरूम के नाम से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस लिंक से गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लें। अच्छा, जैसे गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँगा ना, वो बहुत ईज़िली पहुँच जाएगा आप तक, और वो हर वक़्त वहीं पे मौजूद होगा। जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी में कोई फ़ोल्डर इस्तेमाल करते हैं या फ़ाइल सर्वर या सर्वर के अंदर जाके हम वहाँ से अपने लेक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, पीपीटीज़ या कोई हमने कोई असाइनमेंट्स है, क्विज़ेज़ हैं, तो हर चीज़ आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि ईमेल एड्रेस जो होगा, जो जब भी आप मुझे ईमेल करेंगे, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा जो नेम है वारसी डॉट आसिफ, ये मैंने स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए जीमेल बनाया है, वारसी डॉट आसिफ एट gmail.com।
अच्छा, इसमें करना क्या होगा आपको कि वारसी डॉट, ये ज़हन में रखिएगा, वारसी की स्पेलिंग जो है वो WARSI है, फिर आप डॉट लगाएंगे और फिर आसिफ लिखेंगे, ASIF। अच्छा, ये करस्पॉन्डेंस के जो तरीक़ेकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब तक आपकी मेरी करस्पॉन्डेंस नहीं होगी तो कोई हमेशा प्रॉब्लम रहेंगे, क्योंकि फिर जो हमारी कम्युनिकेशन होगी उसमें गैप आ जाएगा और हम वो चीज़ें उस तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो है आपने करना ये होगा कि कभी भी कोई असाइनमेंट भेजना है जो कि मैं आपको दूंगा या क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो आप मुझे थ्रू ईमेल भेज दिया करेंगे। warsi.asif में तो हमारा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे आता चला जाएगा और असाइनमेंट्स के हम नेम देते चले जाएंगे, असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है। और ये याद रखिएगा कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी, उसमें फ़िक्र मत कीजिएगा, क्योंकि देखें हम लोग यहाँ पे आए हैं लर्निंग के लिए। डेफिनेटली आप सॉल्व करेंगे, आपसे हो सकता है आधा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कभी थोड़ी बहुत आप बात सिर्फ उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अगर वो उतना भी काम करके आपने इनकम्प्लीट काम करके भी भेजा है तो वो भी याद रखिएगा कि मार्क्ड होगा। अच्छा, मार्क का मतलब क्या होगा? ये आपकी पार्टिसिपेशन को ज़ाहिर करेगा। इसमें ये पता चल रहा होगा कि बच्चा कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, दे आर करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डेंस से ये फ़ायदा होगा हमें कि जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसमें मैं फिर आंसर्स शेयर कर दिया करूँगा। 2 हमें फ़ायदे उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। वो क्या-क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपका कम काम या ज़्यादा काम मुझे रिसीव हो जाएगा, सही है? और जो काम मुझे रिसीव होगा वो थ्रू ईमेल होगा, तो इसका रिकॉर्ड सारा मेरे पास मौजूद होगा। अगर किसी बच्चे ने ईमेल नहीं की तो डेफ़िनेटली वो मेरे पास मौजूद नहीं होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा वो मैं आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू मटेरियल प्रोवाइड कर दिया करूँगा। इस लिंक के थ्रू आप गूगल क्लासरूम को जॉइन कर लेंगे। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है, अगर किसी ने गूगल क्लासरूम यूज़ की हो तो गूगल क्लासरूम अगर आप अपने जीमेल के अंदर जाएँगे, जीमेल में जहाँ पे गूगल ड्राइव भी आ रही होती है, ये सब पॉइंट्स आ रहे होते हैं। अगर आपको मैं करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक थोड़ा-सा मैं आपको डेमो दे दूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये जीमेल अकाउंट पर मौजूद हैं, सही है? जी, सबको मेरा जीमेल अकाउंट नज़र आ रहा है? हसीब ने पूछा क्वेश्चन कि भाई सर क्या क्यूरीज के आंसर्स जो हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे? जी, क्यूरीज के आंसर्स जो होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही चल रहे होंगे हमारे। ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिस्कशन का काम करेगा। कोशिश कीजिएगा इसमें पर्सनल बातें, कि जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ये सब चीज़ें उस ग्रुप पे मत करें। आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। उस ग्रुप को जितना क्लीन रखेंगे उसको कोशिश करें डिस्कशन के तौर पे बनाएं। मिसाल के तौर पर आपको कोई क्यूरी आ रही है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कहें कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या ये मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया। क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वर्ड्स होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक वर्ड के अंदर पूरी पूरी स्टोरीज होंगी। अगर वो वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो हमेशा आपको याद रखिएगा, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमेशा प्रॉब्लम आएगा। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सबसे पहले हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब वर्ड से मेरा मतलब क्या होगा? लेट्स सपोज़ कि अगर मैंने आपको कैपिटल बजटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया या मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर का वर्ड इस्तेमाल किया, तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं। अब पता चला आप जाके फ़ौरन बुक में देख रहे हैं कि अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, तो वो फिर बात ख़राब हो जाएगी, क्योंकि देखें ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम बार-बार इस्तेमाल करेंगे। और इन वर्ड्स की अगर आपको सेंस नहीं पता होगा तो फिर हमारी जो कम्युनिकेशन होगी ना, जो हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। चलें जी, सबसे पहले एक डेमो करते हैं। शेर अली का एक क्वेश्चन है, सर अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में कभी-कभी ज़्यादा डिस्कशंस। यस, बिल्कुल सही बात है। आपके पास देखें मेरा, देखें जब ग्रुप में मौजूद हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रुप में कोशिश करें कि वो क्वेश्चन पूछें जो सबके लिए ज़रूरी हो।
लेकिन अगर लेट सपोज शेर अली साहब आपको कोई एक क्वेश्चन छोटा सा ऐसा पूछना है, आपने कहा कि मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कोई चीज़, या कोई पर्सनल क्वेरी है आपकी रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा पूरी क्लास के लिए, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये कभी भी नेम शो नहीं करता कि ये किसने क्वेश्चन पूछा है। मैं कहूँगा कि एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन होगी या जो कैपिटल स्ट्रक्चर के जो मायने होंगे, या तो मैं उसको वॉइस नोट के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा, या मैं उसको कोशिश करूंगा कि कोई शॉर्ट टाइप की कोई वीडियो हो यूट्यूब की, जो कि आपको फ़ौरन कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, या कोई पीपीटी हो, या कोई ऐसा पीडीएफ या वर्ड का मटेरियल हो जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। सिर्फ मसला सिर्फ यहाँ पे ये आएगा कि हमारी जो करस्पॉन्डेंस होगी ना, उसमें आपने पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। हसीब कह रहे हैं वॉइस में बेस्ट होगा। जी बिल्कुल हसीब, हमारी कोशिश पूरी यही होगी कि हम वॉइस नोट छोड़ दें, और अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई डेफिनेशन वहाँ पे दी आपको, तो उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा वॉइस नोट दे के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, और बहुत आसान अल्फाज में आहिस्ता आहिस्ता करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है टेंशन की कि सर आगे जाके क्या होगा। अच्छा, क्योंकि ये मीटिंग जो है किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, तो जब मीटिंग ख़त्म हो जाए तो पैनिक क्रिएट मत कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा जो है वो इस मीटिंग का लिंक पेस्ट कर दूंगा, और आप लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी दोबारा मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी अब आप देख रहे हैं मेरा गूगल क्लासरूम, यहाँ पे अब हमने सॉरी, अच्छा जी, ये मीटिंग का एक नोटिस आ चुका है, जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। जब ये आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा गूगल अकाउंट, गूगल सर्च, यूट्यूब, इसी तरीके से गूगल ड्राइव भी नज़र आ रहा होगा। जी, आपको ये सब चीज़ें स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं? कोई मुझे चैट बॉक्स पे बता दे, जिसमें प्ले, अकाउंट, मीट। जी, थैंक यू शेर अली। अच्छा जी, अब देखिए इसके अंदर हमने करना क्या होगा, इसमें हमने थोड़ा सा इसको नीचे जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे लिखा होता है गूगल क्लासरूम। ये क्लासरूम आपने ज्वाइन करनी है। जब आप गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपके सामने एक क्लासरूम ओपन हो जाएगी, जो कि अभी ओपन हो रही है। जी, इस तरीके से आपके पास क्लासरूम ओपन हो जाएगी। तो जो भी क्लासरूम आपने ज्वाइन की हुई होगी, वो आपके सामने होगी यहाँ पे। सिर्फ आप उस क्लासरूम पे क्लिक करेंगे। हो सकता है आपके पास सिर्फ एक ही क्लासरूम आ रही हो, जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की होगी, और अगर नहीं आ रही, तो आपके पास ऑप्शन होता है ऐड क्लासरूम का। वो यहाँ पे ऐड क्लासरूम, ज्वाइन क्लासरूम का ऑप्शन होता है। इसमें ज्वाइन कैसे करते हैं क्लासरूम, यहाँ पे क्लास का कोड लिखना होता है। ये क्लास का कोड लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये कोड कहाँ से मिलेगा, तो वो पीपीटी के अंदर हमारे पास क्लासरूम का कोड दिया हुआ है, जो पीपीटी आप डाउनलोड करेंगे। क्लासरूम का कोड मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ, दैट इज़ JS4DNDZ। अच्छा, इसका मैंने लिंक भी आपके पास शेयर किया हुआ है। कुछ बच्चों ने तो ज्वाइन कर भी लिया है। मैं चैट बॉक्स में इसको पेस्ट भी कर रहा हूँ। हसीब कह रहे हैं कि क्लासरूम सबने ज्वाइन कर लिए। देखें, अभी जब तक मेरी इंफॉर्मेशन थी उस वक्त तक लोग कम थे, क्योंकि हमारे पास 60 के करीब स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स आए हुए हैं मेरे पास। ये आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी 18 स्टूडेंट्स की, तो इसलिए अभी यहाँ पे बच्चे कम हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं गूगल क्लासरूम। क्योंकि देखें, यहाँ पे जब आप क्लासरूम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमारा काम असल शुरू होगा। वो क्या है, ये क्लास वर्क का एक वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। क्लास वर्क में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास चीज़ें जो है वो, कभी कोई क्लास एक्टिविटी या कोई यूनिट्स, प्रेजेंटेशन, सब चीज़ें जो क्यूरीज होंगी ना, वो यहाँ पे मैं आपको डालता जाऊँगा। साथ साथ यहाँ पे देखें, दो, एक गूगल कैलेंडर दिया हुआ है और एक
क्लास ड्राइव फोल्डर है। ये जो क्लास ड्राइव फोल्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू गूगल ड्राइव लिंक। अच्छा, जैसे ही आप गूगल ड्राइव लिंक पे आएंगे तो हमारे पास जितना भी मटेरियल यहाँ पे होगा, जैसे कि बुक्स, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो आप बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आप बुक्स वाले फ़ोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, जो बुक्स वाला फ़ोल्डर होगा वो डेफिनेटली उसके अंदर बुक्स अवेलेबल होंगी आपकी पीडीएफ के अंदर। तो ये दो बुक्स मैंने, रॉस की बुक और जो हम मेन बुक अपनी यूज़ करेंगे दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्रेले मायर्स एंड मार्कस की जो बुक है, इसको आपको मैं दिखा भी दूं। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बुक ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं जो अगर कोर्स आउटलाइन में जाऊं तो ये कोर्स आउटलाइन का फोल्डर होगा हमारे पास। और इसी तरीके से हमारे पास ये यूनिट 1 का फोल्डर है। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, वन बाय वन डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे डालता जाऊँगा, डिफरेंट कोर्स आउटलाइंस डालता जाऊँगा। अच्छा, कुछ यूनिट्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आगे पीपीटीज मौजूद होंगी, कोर्स मटेरियल मौजूद होगा। तो ये हमारे पास बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाएगा कि हम इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में। जी, आप लोगों को यहाँ तक पॉइंट कोई मुश्किल लगी बात? अच्छा, जब आप टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट करते वक्त आप जो है वो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली सिर्फ एक बच्चे को भी टेक्स्ट कर सकते हैं और आप प्राइवेटली भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो एवरीवन इन ए मीटिंग पे अगर यस लिख के भेजेंगे तो वो सबको नज़र आएगा। चैट बॉक्स में वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप एक बच्चे को दे रहे हैं या फिर सारे बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारे पास क्लासरूम की थोड़ी सी नॉलेज। अब वापस आते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ। अच्छा, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये बुक नज़र आ जाएगी। दिस इज़ द बुक विच वी विल गोइंग टू फॉलो। और इसमें जो भी चैप्टर हम फॉलो कर रहे होंगे वो आपको बताते चले जाएंगे वन बाय वन। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की ये बुक है। फ़िलहाल मुझे जो है वो 10th एडिशन मिल गया था कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। बाज़ार में आप बाय करने के लिए जाएंगे तो 12th और 13 एडिशन भी अवेलेबल है। वापस आते हैं पीपीटी की तरफ। जी, तो अभी तक जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको अभी तक बताएं वो क्या हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं, फिर दोबारा से ये मीटिंग जनरेट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले गूगल क्लासरूम आपने ज्वाइन करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आप लोग आ चुके हैं, सही है। तो व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी होगी वो वहाँ पे पूछ ली जाएगी। गूगल क्लासरूम में क्लास मटेरियल हमेशा अवेलेबल होगा। असाइनमेंट्स आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू मिलेंगे, पीपीटीज भी गूगल क्लासरूम के थ्रू मिलेंगी। वहाँ पे गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन होता है, उस पे जाएंगे तो ड्राइव में सारा डाटा हर वक्त मौजूद होगा। दूसरी बात, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का तरीका क्या है वो मैंने कोड बता दिया और ये लिंक बता दिया। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा, वरना अगर गूगल क्लासरूम में जाके ज्वाइन क्लास करेंगे तो आप सिर्फ कोड डालेंगे तो हमारी क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगी। तो ये दो तरीके कार हैं। तो इस वक्त मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हम यूनिट्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यूनिट्स का मतलब है लेक्चर्स, जिसको हमने लेक्चर्स को यूनिट वाइज हमने डिवाइड किया हुआ होगा। और हम कोशिश करेंगे अपनी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करेंगे, सही है। तो कोर्स आउटलाइन आप अपने पास रखिएगा। थोड़ा बहुत हम कम ज़्यादा टॉपिक्स को कर सकते हैं फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए उन चीज़ों के बारे में। और लास्टली हमने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है, गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करना है, ताकि हम डिस्कशन फोरम्स वहाँ पे क्रिएट कर सकें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पे दे सकें। इनिशियली मैं क्या करूँगा, ये कोई भी चीज़ मार्क नहीं होगी हमारे पास, उसमें मार्क्स नहीं होंगे, ज़ीरो मार्क्स एक्टिविटीज़ होंगी। तो कोई भी क्वेश्चन जो मैं फर्स्ट 2 वीक्स में दूंगा, इसकी कोई मार्किंग नहीं है। जब मार्किंग होगी तो मैं बताऊंगा कि भाई आज मैं ये असाइनमेंट मार्किंग के हिसाब से दे रहा हूँ, तो इस पे ज़रा सा ज़ोर ज़्यादा दीजिएगा।
जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो वो कम ज़्यादा का मसला नहीं होगा, वो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन करें, ताकि उससे आपकी लर्निंग जनरेट हो जाएगी। जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस में जो इनिशियल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास फाइनेंस के, अगर वो आपने पढ़े होंगे आईबीएफ टाइप के, तो उसमें आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन पहली और दूसरी क्लास लेके कर लेंगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा आज का चैप्टर होगा, जो हम नेक्स्ट अभी जूम की मीटिंग में ज्वाइन करके उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 1। और ये जो चैप्टर नंबर 1 होगा, ये कौन सी बुक से? प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें ऑथर का नेम क्लियरली मेंशन है, ब्रेले, मायर्स एंड मार्कस। अच्छा, ये जो हमारे पास सेशन होगा ये भी जहन में रखिएगा। जी शेर अली, आपने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है? अच्छा, किसी ने अगर लाइव आके कोई बात पूछनी हो ना तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा यहाँ पे, तो वो वॉइस नोट के थ्रू भी बात पूछ सकता है। जी शेर अली, क्या मैं आपको अलाउ कर दूं? जी शेर अली, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन लाइव आके। अ, सर आपने कहा था कि बुक शो होगी ना, तो बट मेरे पास मोबाइल के अंदर शो नहीं हो रही। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फिर सिस्टम के अंदर। वहाँ पे दो बुक्स जो है ना वहाँ पे दी हुई है, एक रॉस की बुक है और एक ब्रेले, मायर्स एंड मार्कस की बुक है। दो बुक्स है हमारे पास। तो सर ये सिस्टम से ही होगी, मोबाइल के अंदर शो नहीं होगी? मोबाइल के अंदर भी वो ओपन हो सकती है, पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि पीडीएफ की बुक है ना, तो पीडीएफ सपोर्ट अगर मोबाइल होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा जी, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी मैंने शेर अली को अलाउ किया। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो प्राइवेट चैट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख के बोल सकता है कि सर मैं लाइव आके क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से हमारे लिए एक करस्पॉन्डेंस भी हो जाएगी। अच्छा जी, वापस जाते हैं। तो जो हमारी अभी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 1, फिर उसके अगली जो मीटिंग होगी उसमें चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद यही है। लेकिन क्योंकि हर टीचर का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का अंदाज चेंज होता है, तो ये जो हमारा पहला सेशन यानी कि जो आज की क्लास है और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसको मैंने आपकी यूनिवर्सिटी से कहा था कि इसको जनरल क्लास रखें, ताकि मैं बच्चों के साथ थोड़ी करस्पॉन्डेंस करके फाइनेंस के बारे में थोड़े से टॉपिक्स उनको पढ़ा दूँ। जब मैं आपको थोड़ी बहुत वर्ड्स की और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, उसके बाद हम एक्चुअल अपने सिलेबस पे जाएंगे। क्योंकि जो हमारा यूनिट 1 जो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, जो कि कोर्स आउटलाइन में, दैट इज़ ऑल्सो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कॉर्पोरेट फाइनेंस की नेक्स्ट वीक दूंगा। थोड़ी बहुत बातें अभी हम करेंगे लेकिन वो फिक्स नहीं होंगी। उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक पीपीटी बनाऊंगा, ताकि वो आपके पास रिकॉर्ड में भी रहे, और कॉर्पोरेट फाइनेंस जो असल सब्जेक्ट है वो आपको समझ में आए कि ये कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या चीज़। अच्छा जी, तो अभी अगर आपके जहन में कोई क्वेरी आ रही हो तो वो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि फिर हम दोबारा, अब हमारी मीटिंग जो है वो ख़त्म ना हो जाए बस अब। जी एक सेकंड। जी रिकॉर्डिंग तो अभी चल रही है हमारी। अच्छा जी, जी चैट बॉक्स में आके आप बता दीजिए। जी यहीं से चैप्टर 1 अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, अगर हमारी मीटिंग बीच में बंद हो जाती है तो हम दोबारा रीजनरेट कर लेंगे उसको। अच्छा जी, तो जो टॉपिक्स हमने चैप्टर 1 में कवर करने, सबसे पहले व्हाट इज़ कॉरपोरेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हो सकता है ऐसे भी हों जिनको वर्ड कॉरपोरेशन के एक्चुअल मायने ना पता हों, ऑल्दो कि उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत बेसिक बात बता देते हैं, और जो लास्ट में हमारे कॉरपोरेशन का टॉपिक होता है उसको टीचर्स उतना इन डेप्थ नहीं जाते।
लेकिन आपको जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिक्चर क्लियर नहीं होगी, तो याद रखिएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ना बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहली और दूसरी क्लास में आपके जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलेटेड टू फाइनेंस, वो पहले क्लियर करूँगा। फिर एक्चुअल जो हमने पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो हम पढ़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस थोड़ा सा एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है, जिसमें हम कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, ये सारी बातें कर रहे होंगे। तो जब मैं वर्किंग कैपिटल बोलूँ तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि सर क्या बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास जो हमारी है, उसमें हम जनरल डिस्कशंस करके आपकी क्योरीज रिजॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। तो चैप्टर 1 में हम लोग जो है कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर्स कौन होते हैं, उनका क्या रोल होता है। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज़ द फाइनेंशियल मैनेजर। और लास्ट में हम फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मेजॉरिटी को ये पता होगा कि जब हम कोई भी बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, एक अकेला ओनर होता है। इसी तरीके से हम बिजनेसेस को अपने ग्रो करते हैं और हमारे पास पार्टनर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास जो लोग हैं वो 1+1+1 इस तरीके से पार्टनर्स बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 3 लोगों ने मिलके या 3 लोगों ने मिलके पार्टनरशिप बना ली। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला सिंगल ओनर था और उसके बाद फिर हमने पार्टनरशिप बनाई तो पार्टनर्स में चले गए। अच्छा, जब हम ये बिजनेसेस कर रहे होते हैं कि जब हम पार्टनरशिप के अंदर जाएं या सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाएं, इनकी जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, याद रखिएगा। अच्छा, पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी कैसे कम होती होगी उसको भी अब हम डिस्कस करते हैं। जब भी आप बिजनेस करेंगे अपना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है, उसमें आपका क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैं एक ग्रॉसरी शॉप खोल के बैठ गया, या मैंने कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया। अब जो मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया उसमें मैं अकेला ओनर हूँ, सही है। तो लोगों से अगर मैं कोई कर्जे लेता हूँ, लोन लेता हूँ या पैसे लेता हूँ कि भाई मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, तो ये टोटली मेरी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, बिजनेस जब बनता है तो सबको पता होगा कि एसेट्स बराबर होते हैं किसके, लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप पे होता है, जिसका पूरा एसेट जो होगा, लेट सपोज के 100 मिलियन का एसेट ले लीजिए आप, अभी फ़िलहाल हम 100 लिख देते हैं। उसमें से हमारे पास जो है वो 20 रुपीज़ की फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज़ हैं और 80 रुपीज़ की जो है हमारे पास ओनर्स इक्विटी है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने की, वो याद रखिएगा। देखिए, बिजनेस करते करते मैंने लोगों से लाइबिलिटीज़ और लेना शुरू की। पता चला मैंने अपने एसेट्स जो हैं वो 200 रुपीज़ तक पहुंचा दिए, यानी कि अब मेरे एसेट्स हो गए हैं 100 के बजाय 200। और हमारे पास ये जो 20 रुपीज़ है, ये लाइबिलिटी अब हो गई 120। अब आप यहाँ पे देखते जाइए कि जैसे जैसे मेरी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, और अगर मेरा ये सोल प्रोप्राइटरशिप होगा और कल को लेट सपोज मुझे कोई लॉस हो जाएगा, तो मेरा बिजनेस बेचने के बाद इन लाइबिलिटीज को, जो कि आउटसाइडर्स क्लेम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आउटसाइडर्स क्लेम कहलाते हैं, इनको तो सबसे पहले दिए जाएंगे पैसे, सही है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा, वो ये होगा कि अगर मेरा कोई पर्सनल एसेट होगा और ये लाइबिलिटी पूरी नहीं हुई मेरा बिजनेस बेचने के बावजूद भी, तब भी हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स को, यानी कि जो मेरे एसेट्स थे बिजनेस के एसेट्स, वो भी बेच दिए जाएंगे और मेरा कोई पर्सनल एसेट होगा वो भी बेच के इन लाइबिलिटीज को पूरा किया जाएगा। यानी कि लाइबिलिटी वाला जो है वो ये क्लेम कर सकता है कि आपको
कोई भी एसेट जो कि पर्सनल एसेट है वो भी बेच के पूरा किया जाए। अच्छा, यहाँ पे चैट बॉक्स में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है शायद। हसीब कह रहे हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी साइड आउटसाइडर राइट्स। जी बिल्कुल हसीब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो हमारे पास, देखिए थोड़ा सा हमने जो है ना वो याद रखिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में आपको थोड़ा सा हो सकता है अजीब सा लग रहा हो कि सर ये इतनी छोटी छोटी बातें, ये तो हम 10 दफ़ा पढ़ चुके हैं, क्यों बता रहे हैं। देखिए इससे हमारी एक बेस स्ट्रांग होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी और मेरी बन चुकी होगी, और फिर हमें बड़ा मज़ा आने लगेगा आगे पढ़ने में। तो एसेट्स के ऊपर जो है, जैसे हसीब ने भी कहा कि हमारे पास सर दो तरह के क्लेम्स होते हैं, सही है। आउटसाइडर्स क्लेम्स होते हैं। आउटसाइडर्स का मतलब है जिन्होंने आपको पैसे दिए होते हैं, तो वो लाइबिलिटी हो गई हमारे पास। और इनसाइडर्स क्लेम होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे ओनर्स इक्विटी कहलाता है, ओई, या इसको हम आम अल्फाज में कैपिटल भी कह देते हैं। जब हम कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो वहां पे शेयर होल्डर्स इक्विटी शी लिखा हुआ होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, अब मसला यहाँ पे क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं हमारा मेन फोकस होगा कॉरपोरेशंस की तरफ, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉरपोरेशन बनी कैसे और वहाँ तक हम पहुँचे कैसे। तो सबसे पहले हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो जो आउटसाइडर्स क्लेम्स हैं हमारे पास, ये आ गए हमारे पास, और इनसाइडर्स क्लेम जो कि ओनर का अपना क्लेम होगा। ओनर का क्लेम बाद में पूरा किया जाता है, याद रखिएगा, सबसे पहले आउटसाइडर्स को पैसे दिए जाते हैं। अगर आउटसाइडर्स ने जो भी आपको पैसे दिए आपके बिजनेस बेचने के बाद भी अगर वो लाइबिलिटी पूरी नहीं हुई, तो वो उसके पास राइट होता है कि वो जो है थ्रू लॉ वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। किसके ऊपर? सोल प्रोप्राइटरशिप वाले पर्सन के ऊपर, या पार्टनरशिप वाले जो ओनर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी, कि भाई इन्होंने हो सकता है दो नंबरी किए हो, कोई ऐसे फ्रॉड कर लिए हो और अपने एसेट्स बना लिए हो, तो इस तरीके से वो, तो इसका मतलब है कि जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब बिजनेसमैन जो है वो सोचेगा कि भाई मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, कल को पता चला मेरे बिजनेसेस में लॉस हुए तो मुझे तो अपनी प्राइवेट गाड़ी जो कि मैंने 10 साल पहले बनाई थी, और मैंने दो नंबरी भी नहीं की, कोई फ्रॉड नहीं किया, फिर भी मेरे प्राइवेट एसेट्स भी बेच दिए गए। तो इस लाइबिलिटी को, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड बनाने के लिए क्या किया जाता होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिस्क की। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? रिस्क। तो जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करेंगे या पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे, तो जो आपकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, आपके पर्सनल एसेट्स भी बेच के वो चीज़ पूरी की जा सकती है, लाइबिलिटी जो कि आउटसाइडर्स क्लेम है। तो इसके अंदर रिस्क बहुत बड़ा है। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए, कि मैं नहीं चाह रहा कि भाई मेरे जो है वो पर्सनल एसेट्स भी बिकें, तो जब मैं पार्टनरशिप के अंदर होता हूं तो मैं इस पार्टनरशिप्स को प्राइवेट लिमिटेड बना देता हूं। ये आपने कभी कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा, कंपनीज के नाम के आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पार्टनरशिप कंसर्न्स होंगे, ये पब्लिक लिमिटेड नहीं है, याद रखिएगा, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब बनी होगी तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी लायबिलिटी को क्या किया होगा, उसका रिस्क कम किया होगा, रिस्क को मिनिमाइज किया होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है समझने का, रिस्क मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि जो भी ये प्राइवेट बिजनेस हमारे पास मौजूद होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, वो कैसे बनता होगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और रजिस्टर करा के आप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। तो जो आपकी इक्विटी होती है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई 100,000 रुपीज़ की जो है मेरे पास इक्विटी है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, फ़र्ज़ करें 10,000 के नंबर ऑफ शेयर्स में।
अब 10,000 जो है हमने नंबर ऑफ शेयर्स बना दिए। क्या बना दिए? नंबर ऑफ शेयर्स। 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स बनाए, सही है। तो कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि अगर 10,000 की नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उनकी टोटल वैल्यू 100,000 है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? जी चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। ये क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। 10,000 जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 100,000। जी चैट बॉक्स में बताइए कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। जी हसीब, शेर अली, सना, वेरी गुड। ये 10 जो है हमारे पास, इसका मतलब है कि एक शेयर की वैल्यू है। अच्छा, अब मसला ये है कि 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो वैसे ही आप इसको कर सकते हैं क्या कि अगर हम 10,000 को मल्टीप्लाई करें 10 से, ₹10 एक शेयर की वैल्यू, टोटल कितनी क्वांटिटी है शेयर्स की या नंबर्स कितने हैं शेयर्स के, दैट इज 10,000। तो ये टोटल बन गए 100,000। अब जो पार्टनर्स होते हैं, लेट सपोज 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, हमने एग्जांपल ली है 3 पार्टनर्स की। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये इनकी पार्टनरशिप के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे इनके दरमियान। लेट सपोज कि मैं ये कहूँ कि एक पार्टनर के पास जो है वो 6,000 शेयर्स हैं और बाकी दोनों पार्टनर्स के पास 2,000 शेयर्स हैं। तो ये इनकी पार्टनरशिप की रेशो हो गया कि 6,000 जो है वो एक पार्टनर ने लिए हुए और 2,000 दूसरे पार्टनर ने लिए हुए। अच्छा, ये जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर कराने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स में अपनी इक्विटी को डिवाइड करते हैं और फिर पार्टनर्स के दरमियान उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और क्योंकि अब हमने इसको रजिस्टर्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड करवा लिया है, तो याद रखिएगा प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि इन पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो सेव हो जाएंगी, क्योंकि अब इनके लेकिन फिर बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। पॉइंट्स क्या बढ़ जाएंगे कि इनको अपना ऑडिट उसी हिसाब से करवाना पड़ेगा। अब ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते, वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट भी होगा इनका और वो किसी वक्त भी जो है वो ऑडिट उनका हो सकता है, लेकिन इनको पब्लिकली वो अनाउंस नहीं करना होता है। याद रखिएगा, पब्लिकली अनाउंस सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमने अभी बात की है सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके बाद हमने बात की पार्टनरशिप की, और फिर पार्टनरशिप में हमने बात की है अभी प्राइवेट लिमिटेड। और प्राइवेट लिमिटेड में और दोनों जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में फ़र्क आ रहा था वो आ रहा था लाइबिलिटी का। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी में फ़र्क क्या हो गया? वो ये हो गया कि मेरे पर्सनल एसेट, मिसाल के तौर पर सर आसिफ वारसी जो है वो एक बिज़नेस कर रहे हैं और उनके पास जो है वो एक घर भी था 500 गज का, उनके पास एक गाड़ी भी थी। पता ही चला कि जब उनके बिज़नेस में लॉसेस हुए तो जो उनके लाइबिलिटी वाले थे उन्होंने क्लेम कर दिया उनकी एसेट के ऊपर, जबकि उन्होंने कोई ऐसे फ्रॉड नहीं किए थे। अब मैंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी को, यानी कि बिजनेस एंटिटी को और अपनी प्राइवेट एंटिटी को सेपरेट करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि कल को वो क्लेम्स मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करना शुरू कर दें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। और जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, सही है, तो ये बात याद रखिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं हमारे पास वो इन पार्टनर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। सेकंड, इनके ऊपर ऑडिट की थोड़े से पॉइंट्स बढ़ जाएंगे कि इनकी जो गवर्नेंस है वो चेक की जाएगी थ्रू ऑडिट्स और ये सारी चीज़ों के थ्रू। और उसके बाद जो है वो अपने ऑडिट्स को जमा भी करवा रहे होंगे। ये सारे पॉइंट्स जो है वो जब फुलफिल कर लेंगे तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी। तो इसका मतलब इनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास जो नाम आता है लिमिटेड लायबिलिटी में। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो है पार्टनरशिप में प्राइवेट लिमिटेड को डिस्कस डिटेल में नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है डिटेल में कि पार्टनरशिप के अंदर भी नॉर्मल पार्टनरशिप भी हो सकती है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हो सकती हैं।
जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं तो वो तकरीबन मिलती जुलती होती हैं जैसे आपके पास कॉरपोरेशंस हैं, लेकिन कॉरपोरेशंस में और प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा सा फ़र्क होगा। कॉरपोरेशंस में हमारे पास जो होंगे वो किस तरीके से कॉरपोरेशंस बनेंगी, और कॉरपोरेशन वाली कैटेगरी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी वाले में हम कैसे कॉरपोरेशंस बनाते हैं, होपफुली कि आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हम कॉरपोरेशंस बनाते हैं तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशंस करना होता है। क्या करना होता है? इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशंस करना होता है। अच्छा, अगर हम वर्ड यूज करते हैं कि भाई इनकॉर्पोरेशन, तो उसका मतलब क्या होता है? याद रखिएगा कि देखिए कॉर्पोरेशन इतना आसान नहीं है, और होपफुली कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा इनकॉर्पोरेशन का, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी की जब हम करने के लिए जाते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, और यूजुअली इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो उसके अंदर हम लोग जो है बाकायदा पूरा एक सर्टिफिकेट जारी होता है, उसको हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसका मतलब ये है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ या पार्टनरशिप चला रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी कंपनी को और ग्रो करना चाह रहा हूँ। ग्रो करने का मतलब ये मुझे और कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। अब मसला ये है कि जब हम पब्लिक से पैसा ले रहे होते हैं तो वो तरीक़ेकार क्या होगा, वो प्रोसेस क्या होगा? तो उस प्रोसेस के लिए पहले हमें पब्लिक से पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट के पास जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होगा। इसका मतलब है हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इदारा मौजूद है, SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हर मुल्क में कोई ना कोई SEC ज़रूर होता है। क्या होता है? SEC यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन होता है। अब जो है इंडिया में जो है वो SECI उसका नाम रख दिया जाएगा, पाकिस्तान में SECP कहा जाता है, USA में उसको सिंपली SEC कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। अच्छा, जो हमारे पास ये SEC होता है, याद रखिएगा, इसके पास हम गए, वहाँ पे हमने रजिस्टर करवाया अपनी कंपनी को। तो रजिस्टर कराने के लिए हमारे पास एक मतलब प्रोसेस होता है, उसके अंदर प्रोसेस में हम जो है वो अपनी डिटेल्स देंगे। ये प्रोसेस क्या होगा, वो कुछ डिफरेंट तरह के स्टेप्स हैं, उसके अंदर डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा। उसमें कंपनी नेम आपको अपना बताना होगा, भाई मैं ये कंपनी का हमारा नेम है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई हमारी AZW कंपनी है, सही है, इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम फिर शेयर्स बेचें, शेयर्स ऑफर करें किसको, पब्लिक को, और फिर पब्लिक से फंड्स रेज करें। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, सही है। हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर्स बेच रहे हैं और अपनी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं। हम शेयर्स सोल्ड आउट कर रहे हैं और अपनी कंपनीज को फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बैलेंस शीट बनाऊं तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास एसेट साइड्स है और लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी साइड है। मैंने कहा कि भाई मेरे एसेट्स हैं 100,000 के, जिसमें से 20,000 की जो है हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं और ओनर्स इक्विटी है 80,000 की। मैंने कहा मैं अगर किसी बॉन्ड्स के थ्रू अपने, यानी कि बॉन्ड्स इशू करूं अपनी कंपनी के, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, या मैं किसी लोन ले लूं किसी बैंक से, तो जो इफ़ेक्ट होता है वो मेरा लायबिलिटी साइड होता है इफ़ेक्ट, सही है। तो लेट सपोज मैंने कहा कि भाई मैं 60,000 का जो है वो बैंक से लोन ले लेता हूँ।
बैंक लोन ले लेता हूँ, तो जो मेरे एसेट्स होंगे वो डेफिनेटली 60,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। अब उसमें मैंने कोई फिक्स एसेट खरीदे या क्या मैंने इन्वेंट्री की तरफ वो पैसा लगाया है, अभी अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। पहले समझने की कोशिश कीजिए ये हो क्या रहा है। इसमें आपको फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैंने आउटसाइडर्स लायबिलिटी के थ्रू अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है। क्या किया है? फाइनेंस किया है। तो ये मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। अच्छा, एक और चीज है हमारे पास। अब मैंने कहा कि ये अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मैंने कहा कि इसको मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, तो अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मैंने क्या किया? रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवा के फिर मुझे अलाउ किया जाएगा। तो लेट सपोज मैंने कहा कि ये मेरे मुझे अलाउ, मेरा बिजनेस देख के उन्होंने फिर रजिस्ट्रार मुझे अलाउ करेगा। अब जब वो मुझे अलाउ करेगा तो मुझे वो ऑथराइज्ड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ऑथराइज्ड करेगा। तो जितनी भी आपने शेयर होल्डर्स वाली बैलेंस शीट्स देखी होंगी उसमें हमेशा लिखा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। जी, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा इस तरह कभी आपने देखा है लिखा हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल, और उसके बाद फिर नीचे लिखा होता है कॉमन स्टॉक या ऑर्डिनरी शेयर्स? जी शेरली, थैंक यू। अच्छा जी, हसीब, थैंक यू। अच्छा जी, ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल आया है, सही है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑथराइज कैपिटल के अंदर, वो क्या है? ये हमेशा जब भी हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं ना, तो इसके अंदर आपको अलाउ किया जाता है। इसके अंदर आपको क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। जब ऑथराइज कैपिटल लेट सपोज आपको अलाउ किए गए कि भाई आप 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं, तो आप उसमें से सारे इशू नहीं करते। फर्ज करें आप कितने 40,000 आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू ऑफर करते हैं पब्लिक को, और फिर वहां से फंड रेज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझाने का, ये कि जो बिजनेस को हमने फाइनेंस करना होता है वो हम शेयर होल्डर्स इक्विटी से भी कर सकते हैं। तो जब हम ये ऑथराइज कैपिटल हमें अलाउ कर दिया जाता है और फिर उसके बाद हम इशू करते हैं, तो यहाँ पे आपने एक वर्ड शायद हो सकता है कभी लिखा हुआ देखा हो, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसका मतलब है 40,000 शेयर फर्ज करें आपने पब्लिक को इशू किए। अब कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? क्या 40,000 के 40,000 बिक गए मार्केट में? अगर सबके सब लेट सपोज बिक भी गए और उसके बाद सबके सब जो है सब्सक्राइब भी हो गए, फिर उसके बाद सबने पैसे भी जमा करवा दिए, तो इशू पहले होता है, फिर सब्सक्राइब किए जाते हैं और फिर पेड किए जाते हैं, तो वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। फिर ये सब चीजें मिल के ये कहलाएगा आपके पास कि भाई 40,000 शेयर्स आपके जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर कॉमन स्टॉक के नाम से नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, ये कॉमन स्टॉक के नाम से जो नजर आ रहे होते हैं, कभी कभार यहाँ पे लिखा होता है प्रेफर्ड स्टॉक भी। अच्छा, स्टॉक और शेयर का मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। स्टॉक का वर्ड हम लोग यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं अमेरिकन बुक्स के अंदर, और शेयर का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ब्रिटिश बुक के अंदर। तो कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो तो ये जहन में रखिएगा कि अगर ओनर्स इक्विटी साइड पे अगर शेयर लिखा हुआ है तो यूजुअली वो ब्रिटिश बुक्स होती हैं, और अगर स्टॉक का वर्ड लिखा होगा तो याद रखिएगा। इसीलिए मैंने बार बार कभी मैं शेयर यूज़ कर रहा हूँ और कभी मैं स्टॉक यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप यूज टू हो जाएं कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या यूज़ किया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? देखिए, जब तक आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग क्वेश्चंस तो दे देते हैं, वहाँ पे लिखा होगा प्रेफर्ड स्टॉक,
फाइनेंस कर लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर लीजिए। तो ये जब भी मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसकी बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग कॉरपोरेशन की हमने थोड़ी सी डिस्कस की है, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि जब हम इनकॉर्पोरेशन करने के लिए जाते हैं तो बाकायदा हमने अपनी कंपनीज की डिटेल दी होंगी, कंपनी नेम, कंपनी की क्या बिजनेसेस हैं, कितना कैपिटल है, क्या उसका जो है वो डायरेक्टर्स कौन से हैं, अभी पार्टनर्स कौन से हैं, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी डिटेल हम एक डॉक्यूमेंट में देते हैं और रजिस्टर कराते हैं अपनी कंपनी को। और वो प्राइवेट लिमिटेड से कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक लिमिटेड के अंदर। और फिर हम उसको लिस्ट करवा देते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। कहाँ करवा देते हैं लिस्ट? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ताकि उसके फिर शेयर्स बाइंग सेलिंग हो। और फिर शेयर होल्डर्स की वेल्थ को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जो अब डायरेक्टर्स होंगे यहाँ पे वो सारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह हम शेयर होल्डर्स की वैल्यू को या शेयर की वैल्यू को या कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करें। क्योंकि अगर शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो गई या शेयर की वर्थ हो गई, इसका मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है, तभी शेयर की वर्थ इंक्रीज करती चली जाती है। तो ये जो हमारा काम होता है कि शेयर की वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है, उसको कैसे बेहतर से बेहतर करना है, क्या हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने, क्या हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने, ये सारी की सारी चीज़ें कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर आती हैं। अच्छा, तो जो आपका पहला चैप्टर है उसमें जो सिर्फ बातें लिखी हुई हैं दैट इज रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमने पढ़ लिया। हमने पार्टनरशिप पढ़ा, फिर पार्टनरशिप को हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, जिसमें हमने लायबिलिटी उसकी लिमिटेड की जैसी कॉर्पोरेशंस में मौजूद है। तो ये पार्टनरशिप जो है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, जिसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी पॉइंट्स आप लोगों ने सब पढ़े होंगे, उसकी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब कॉरपोरेशंस हैं, फिर ये शेयर्स किस तरह बने? कॉरपोरेशंस के लिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया इनकॉर्पोरेशन का, और इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए मैंने एक इनकॉर्पोरेशन, आप गूगल कर लीजिएगा कभी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा बहुत वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये कंपनी फॉर्मेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी की इंफॉर्मेशन, फिर हमारी कंपनी में कौन कौन से सेक्रेटरी हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, फिर एनुअली हमने कितने ऑडिट्स अभी तक करवाए हैं। तो इस तरीके से कंपनी जो होती है वो हमारी इनकॉर्पोरेशन के अंदर जाती है, और जब वो इनकॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड हो जाती है यानी कि इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। जी, यहाँ तक कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली कि ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, मतलब, लेकिन मुझे असल में थोड़ा सा कभी कभार शक भी होता है स्टूडेंट्स पे कि वो उनको पढ़ा होगा लेकिन भूल जाते हैं। तो एक चीज़ अगर हम रिवाइज कर लेंगे ना, हमारे 2 क्लासेस लगेंगी, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास। इन 2 क्लासेस में हमारी इतनी नॉलेज क्रिएट हो जाएगी कि हम फुल फ्लैज जो है फिर हम मतलब पढ़ सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा जो कि हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी बातें होंगी जो कि हो सकता है शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, लेकिन मेरा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। शुरू में थोड़ा सा आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप कहेंगे कि सर ये तो सारी पुरानी बातें हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, देखें जैसे जैसे आपकी रिवीजन होता चला जाएगा ना, उस तरीके से आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रांग होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत एडवांस है। अब वो एडवांस बातें करने के लिए बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन अगर आपको बेसिक बात पीछे नहीं पता होगी ना, जैसे प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में अब आपको थोड़ा सा फर्क काफ़ी क्लियर हो गया होगा। फिर आपको ये भी पता चल गया होगा कि कॉरपोरेशंस के लिए हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होता है, और उसके लिए हमने एक प्रोसेस से गुजरना होता है। प्रोसेस के लिए हमने एक तरीका बताया कि कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन जाके हम रजिस्ट्रार के पास रखते हैं और रजिस्टर कराते हैं, और फिर वो हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनीज में आ जाती है, और फिर हम उसको स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर फिर वो कंपनी
ट्रेड हो रही होती है। जैसे हमारा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने एक कंपनी का नाम लिया हमने, DGKC। अच्छा, हसीब का एक क्वेश्चन है कि सर पेटेंट्स और कॉपीराइट्स वगैरह, देखिए हसीब, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स का कोई ताल्लुक कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं है। यानी कि ये किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, उसके अंदर आप पेटेंट राइट भी ले सकते हैं और कॉपीराइट भी ले सकते हैं। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस तरफ क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास एक वर्ड हसीब ने इस्तेमाल किया पेटेंट का, और एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया कॉपीराइट का, और एक और वर्ड भी होता है जो कि होता है ट्रेडमार्क। एक और चीज भी होती है जो कि कहलाती है गुडविल। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में काउंट होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स में काउंट होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, गुडविल हो सकता है आपको पता हो, जैसे जैसे मैं बिजनेस करता चला जाता हूं तो मेरी गुडविल क्रिएट होती है, मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरे बिजनेस का एक नाम पैदा हो चुका होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल आपको बेस्ट इस तरीके से दूं कि देखिए, जैसे हम KFC का नाम लेते हैं, हमने कहा कि भाई KFC या मैकडोनल्ड, तो इसके नाम से ही पता है कि फौरन आपको पता होगा ये टेस्ट है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ें, तो ये इनकी गुडविल है कि इनका कस्टमर इनके नाम से वहां पे पहुंच रहा है। सही है? अब पता चला मैंने भी जो है वो एक ब्रोस्ट की दुकान खोली और मैंने उसका नाम रख दिया AZW ब्रोस्ट। सही है? आसिफ जहीर वारसी का ब्रोस्ट वाली दुकान खोल ली। तो आप बताएं, जब आप किसी को ऑफर करेंगे, कहेंगे कि यार चलो यार AZW से ब्रोस्ट खाते हैं, तो वो हो सकता है आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करे कि भाई ये कौन है, कहाँ जाएं, मतलब क्या बेचते हैं ये। सही है? तो क्वालिटी पे, चीजों पे, 10 चीजों पे क्वेश्चन हो सकता है। इसका मतलब है इनकी वो गुडविल नहीं है, इनका वो नाम भी नहीं है। सही है? अच्छा, KFC का वो नाम भी है, गुडविल भी है, तो इनका बिजनेस जब बिकेगा या सोल्ड आउट होगा तो इनकी गुडविल भी साथ में बिकेगी। और हो सकता है AZW का जब बिजनेस बिके तो जो उनके एसेट्स हों उनकी भी कोई वर्थ पूरी ना दे, और वो कहे कि भाई अच्छा सही है, 10 लाख का सामान है ना, आप मुझसे 2 लाख रुपए ले लें और ये दुकान मुझे दे दें। तो इस तरीके से मैंने वो दुकान खरीद ली AZW वालों की। लेकिन KFC की दुकान में अगर 10 लाख का इक्विपमेंट लगा होगा तो हो सकता है वो 40 लाख की बिके, क्योंकि उनके लोगों से, लोगों का मतलब क्या है? ट्रेडमार्क। ये जो फोर्थ वन लिखा हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4, तो जो ट्रेडमार्क होगा, KFC का जो लोगो है उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो 4 यूं सर्कल्स बना दिए, तो कौन सा बच्चा है ये बता सकता है कि ये किस गाड़ी का लोगो है? अगर मैं इस तरह 4 सर्कल्स बना दूं। जी, एक बच्चे ने कहा ऑडी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडमार्क किसको कहते हैं? सही है? अभी हसीब को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ट्रेडमार्क किसे कहते हैं। इसका मतलब है इनका सिर्फ निशान की भी अपनी एक वैल्यू है। सही है? इसका मतलब है मैं सुजुकी की गाड़ी पे लगा के उसको ऑडी नहीं बना सकता, ऑडी की अपनी एक वैल्यू होगी, तो इसको कहते हैं ट्रेडमार्क। सेकंड चीज कहलाती है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर अभी आपको स्क्रीन पे ये चीज नजर आ रही है, ये कॉपीराइटेड है क्योंकि मैंने ये क्या किया है, ये बेसिकली मैंने स्लाइड्स ली हैं। यस, इसमें थोड़ी बहुत मैंने एनिमेशंस डाली, चीज़ें की हैं, ये सारे काम मैंने किए हैं। लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ सारे, ये बेसिकली बुक की स्लाइड्स हैं। अच्छा, उसको थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से अमेंड कर दिया या चेंज कर दिया, उसके फॉन्ट चेंज कर दिए, चीज़ें, लेकिन स्टिल इट्स ए कॉपीराइटेड स्टफ। जैसे अभी मैं PDF कॉपी जो मैंने आपको शेयर की है, दैट इज कॉपीराइटेड। असल में अगर यहाँ पे लीगल राइट्स हो तो वो हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं, वो कह सकते हैं भाई ये हमारा मटेरियल है,
इस पे जो चीज़ लिखी हुई है ये हमारी कॉपीराइटेड स्टफ है, इसको आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। वर्डिंग चेंज कर लें आप सारी चीज़ें, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ है तो वो तो मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ ना, लेकिन इस फॉर्मेट में इस चीज़ों से इन वर्ड्स के हिसाब से नहीं लिख सकता, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने कॉपी करने के लिए उसके राइट्स ले लिए। क्या ले लिए? कॉपी करने के राइट्स ले लिए। तो मैं अगर किसी को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो वो कहेंगे भाई ये कॉपीराइटेड स्टफ है और आप उसको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीगल राइट जो है वो उस पब्लिशर, वो जो बुक होगी उसके पास मौजूद होगा। तो पहले मुझसे वो राइट्स खरीदने पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा उस पब्लिशर से कि भाई अच्छा सही है आप मुझसे ये पैसे ले लें, अब मैं ये स्लाइड्स अपने बच्चों को शेयर करना चाह रहा हूँ, तो फिर हम यूज़ करें। लेकिन पाकिस्तान में ये कॉपीराइटेड का स्टफ इतना नहीं होता। आप जाके उर्दू बाज़ार में जाएंगे तो आपको सारी बुक्स की जो है वो कॉपीज़ मिल जाती हैं। सही है, ओरिजिनल बुक्स तो बहुत कम मिलती हैं, यानी कि ब्रेले मार्क्स एंड मार्कर्स की बुक जो है ओरिजिनल खरीदने के लिए जाएंगे तो हो सकता है 4,000 रुपए की मिले, 6,000 रुपए की मिले, सेकेंड हैंड भी 1,000-2,000 रुपए की मिलेगी। लेकिन जो इसकी कॉपी मिल रही होगी वो 200, 250 या 400 रुपए की मिलेगी। तो वो कॉपीराइट वहां पे अगर चाहें तो वो पब्लिशर आके क्लेम कर सकता है और उनपे सू कर सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कॉपीराइटेड के इतने अभी फिलहाल इश्यूज नहीं है, तो हम ये सारा मटेरियल फ्री में यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉपीराइटेड। अच्छा, एक और पॉइंट होता है जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होता, वो होता है पेटेंट। ये पेटेंट भी एक राइट है जो कि बाकायदा लिया जाता है। किससे लिया जाता है पेटेंट राइट? अगेन गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा के। अच्छा, पेटेंट राइट में याद रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके जा रहा हूँ इन सब चीज़ों में, जबकि अभी हमें अपना सिलेबस भी पढ़ना है। पेटेंट राइट जो है, देखें जैसे मिसाल के तौर पर एक डिस्प्रीन वाले ने जो है वो एक फॉर्मूला बनाया, सही है, डिस्प्रीन के नाम से, और कंपनी फर्ज करें रैकेट एंड बेनकाइजर या ग्लेसो स्मिथ क्लाइन, जीएसके वाले हैं, सही है। ये जो कंपनीज होती हैं ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही होती हैं और इसमें इनके साइंटिस्ट जो है मुसलसल काम कर रहे होते हैं। उसमें कोई ये फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी दवा का, सही है, कोई दवा इन्होंने बनाई, उसका एक फॉर्मूला बनाया, तो उस फॉर्मूले को जाके ये क्या करेंगे, यूएसए के अंदर रजिस्टर करवा लेंगे अपने इस फॉर्मूले को और उसका पेटेंट राइट ले लेंगे। यानी कि अब वो फॉर्मूला कोई भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका पेटेंट राइट होगा। तो पूरी दुनिया में वो क्लेम कर सकते हैं, अगर किसी ने भी वो दवा बनाई तो वो उसको मना करके उसका प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं और उस पर लीगल क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि पेटेंट राइट उनके पास पहले से मौजूद होगा। यानी कि जैसे हमने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया था, निशान रजिस्टर कराया था, या हमने लिखा हुआ मटेरियल कॉपीराइट करवाया था, तो इसी तरीके से हम जो है वो अपने फॉर्मूले को भी रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आपको पता होगा कि कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके पीछे लैंग्वेज होती है पूरी। अगर उस लैंग्वेज को वो रजिस्टर करवा लें तो कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। वो जो रजिस्टर करवा रहे होते हैं वो बेसिकली पेटेंट राइट ले रहे होते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, चीज़ें होती हैं, इनको भी पेटेंट राइट लिए जा सकते हैं इनके सबके। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं इनका रोल क्या होता है, ये भी अगेन आपके अभी तक हम चैप्टर 1 के अंदर ही हैं और मुझे लग रहा है आज हम सिर्फ चैप्टर 1 ही कवर कर पाएंगे। टाइम हमारे पास कितना हो गया है, थोड़ा सा ही टाइम हमारे पास रह गया। अच्छा, कोशिश करते हैं बस कि जल्द से जल्द हमारा ये चैप्टर कवर हो जाए और फिर हम इसको अपलोड कर देंगे, इस पीपीटी को जो अभी हमने डिस्कशंस की हैं। और सबसे पहले मैं इसको गूगल ड्राइव पे शेयर कर लूँगा अपने, तो जो क्लासरूम होगा उसमें आप जाके इजीली देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता दूं, देखें अगर हम क्लासरूम में जाते हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्लासरूम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम पे क्लिक करेंगे। क्लासरूम पे क्लिक करने के बाद जो आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्लास होगी उस पर क्लिक करेंगे। हो सकता है आपके पास सिर्फ एक ही क्लास आ रही हो, और इस क्लास के अंदर क्लास वर्क पे जाएंगे। यहाँ पे ऊपर हेडर के अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए देखें, स्ट्रीम,
क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स। क्लास वर्क पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास गूगल कैलेंडर और गूगल ड्राइव होगी। ये जो क्लास गूगल ड्राइव है इसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ड्राइव आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये जी। तो ये अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे 3 फोल्डर्स, एक बुक्स के नाम से, एक कोर्स आउटलाइन के नाम से और एक यूनिट 1 के नाम से। तो जो यूनिट 1 है हमारे पास, उसके अंदर जो है हम लोग रिकॉर्डिंग्स जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। इस वक्त फ़िलहाल मैंने यूनिट 1, 2, 3 करके 3 पीपीटीज जो है इसमें अपलोड कर दिए। इसके नाम मैं थोड़े से चेंज कर दूंगा। यूनिट 1, 2, 3 का मतलब है यूनिट 1.1, 1.2 और 1.3। ये तीनों यूनिट 1 के अंदर ही आएंगी क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। इसके नेम्स को मैं चेंज कर दूंगा, 1.1, 1.2, 1.3 कर दूंगा। अच्छा, इसी तरीके से इसी के अंदर यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी यूनिट 1.1 के नाम से। तो जो अभी हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो जो बच्चा मिस कर गया होगा वो यहाँ से भी देख सकता है और फिर हम उसको शेयर कर लेंगे अपनी यूट्यूब चैनल पे भी, तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोनों जगह पे ये चीज़ अवेलेबल होगी। अच्छा, वापस आते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर ताकि जल्दी जल्दी अब ये चैप्टर ख़त्म करें। अच्छा, ये शुरू में थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है, इंशाल्लाह आगे जाके ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी हमारी और ये थोड़ा सा तेज़ हो जाएगी हमारी क्लास। अभी क्योंकि मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करवाना है। फिर हम जब कॉर्पोरेट फाइनेंस पे जाएंगे, असल जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, उस वक्त तक हमारे पास इतनी नॉलेज होगी कि फिर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा कि अच्छा आउटसाइडर्स क्लेम्स क्या हैं, इनसाइडर्स क्लेम क्या है, या मैंने एकदम बात की आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की तो आपको वर्किंग कैपिटल के नाम से, या आपको फॉरेन करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स, ये सारी चीज़ें फॉरेन क्लियर हो रही होंगी। कितनी डेट है, कितनी इक्विटी है, ये सारे पॉइंट। चले जी। अच्छा जी, रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। जो फाइनेंशियल मैनेजर का रोल होता है, ये याद रखिएगा कि ये एक किस्म से इंटरमीडियरी का काम कर रहा होता है। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम इंटरमीडियरी इफेक्ट्स कह रहे होते हैं। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जैसे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, मनी मार्केट है, सही है, कमोडिटी मार्केट है। आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा फाइनेंशियल मार्केट्स या नहीं? जी हसीब, मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताएं, फाइनेंशियल मार्केट्स पता है अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स का? जी, कोई बच्चा मुझे बता देगा कि ये पता है या नहीं? ओके, शेरली, गुड। तो जब भी फाइनेंशियल मार्केट का वर्ड मैं इस्तेमाल करूं तो याद रखिएगा फाइनेंशियल मार्केट का मतलब स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, ये सारी मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट्स कहलाती हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है अपने बिजनेस को फाइनेंस भी कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कहते हैं। सही है। और ये अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि हमने पहले अपनी कंपनी को क्या करवाया था? इनकॉर्पोरेट करवाया था, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमारी कंपनी एक कॉरपोरेशन बन गई थी, और उसके बाद हम जो है अपने शेयर्स भी इशू कर सकते हैं और बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। अच्छा, अगर फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है वो शेयर्स या बॉन्ड्स, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, ये इशू करते हैं, तो ये तो सिंपली लोगों को एक नंबर ऑफ शेयर्स फिजिकल एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे होंगे, लेकिन इनसे ये बेसिकली क्या रिसीव कर रहे होंगे? कैश रिसीव कर रहे होंगे। सही है। तो हमने कहा कि कैश रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, तो आपकी कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया बाय बाइंग योर शेयर्स या बॉन्ड्स। अब ये जो कहला रही है इसको हमने कह दिया ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है। सही है। और ये फाइनेंशियल मैनेजर्स के थ्रू कंपनी के ऑपरेशंस चलाएगा। सही है, यानी कि कंपनी का बिजनेस चल रहा होगा। अब ये जो कंपनी के बिजनेस में ये जो पैसा रन हो रहा है ना, तो ये याद रखिएगा, टेक्नो स्पार्क साहब जो है वो लिखना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हम थोड़ा सा सर की तरह लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है ये हमारे पास
फर्म्स के ऑपरेशन चलाने के लिए कर रहे हैं, तो ये जितना भी यहाँ पे पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है, ये किस्म से कंपनी का ब्लड होता है। जैसे इंसान ब्लड के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह फर्म्स इस कैश के बगैर, इस मनी के बगैर नहीं रह सकते, इस पैसे के बगैर नहीं रह सकते। तो फर्म्स के सारे ऑपरेशंस चलते ही इस पैसे से। लाइबिलिटीज़ भी उसी से उतार रहे होंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इन्वेंट्री ख़रीदनी है उन्होंने, कैपिटल ख़रीदना है, मतलब कोई मशीनरीज ख़रीदनी है, कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई दूसरा बिजनेस एक्वायर करना है। हर डिसीजन के लिए इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, और या इस पैसे को कैसे सर्कुलेट किया जाता है, या इस पैसे को कैसे रखा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। यानी कि ये जो जो लोग ये डील कर रहे होंगे ना, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस कहलाता है। यानी कि ये जो अब पैसा यहाँ पे आ गया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, सही है, अब इसको किस तरीके से, कितना लिक्विड फॉर्म में रखना है, कितना जो है उसको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रखना है, कितना फाइनेंस लेकर आना है बाहर से, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कितनी इस बिजनेस ने इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले क्या देख रहे होंगे कि हम कितना जो है वो इन्वेस्ट कर दें, ये इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो जाएंगे। फिर वो ये सोचेंगे हम कहाँ से ये फाइनेंस करें अपने बिजनेस को, सही है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, फाइनेंसिंग डिसीजंस हो गए, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल की तरफ क्लियर है? जी, कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है वर्किंग कैपिटल हम किसे कहते हैं? जी, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? हसीब ने कहा टू रेज फंड। आई थिंक ये अभी का मैसेज है। अच्छा जी, जी वर्किंग कैपिटल किसी को पता है? हमारा कोई बच्चा? आई होप नहीं पता। चलें जी, यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग कैपिटल। देखिए नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है कि कोई वर्किंग हो रही होगी, उसका कैपिटल है। अच्छा, बिजनेस में वर्किंग किस किस्म की होती होगी? वैसी सोचिए, बिजनेस क्या वर्क कर रहा होता है? इसका मतलब है कि वो इन्वेंट्री खरीद रहा है, बेच रहा है, लोगों को पैसे दे रहा है, किसी को वेजेस दे रहा होगा, किसी को रेंट दे रहा होगा, उसकी यूटिलिटीज आती हैं जो कि उसके ऊपर लाइबिलिटी होती हैं। यूटिलिटीज का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक बिल है और गैस बिल, ये सब चीज़ें हो गई, या उसको टैक्सेस पे करना है। ये जितनी भी चीजें ये वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल में याद रखिएगा, जब भी मैं वर्किंग कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल करूं तो आपके जहन में फॉरन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ जानी चाहिए। क्या क्या चीजें आनी चाहिए? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। जो इन दोनों का डिफरेंस होता है कि लेट सपोज मैं ऐसी एग्जांपल दूं कि आपके पास $160 के करंट एसेट्स हैं और जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो 120 है, तो आप कहेंगे आपके पास जो अवेलेबल वर्किंग कैपिटल मौजूद है दैट इज 160 में से हमने क्या किया, 120 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं और करंट लाइबिलिटीज जो अभी हमने फॉरन पे करनी है, सही है, वो कितनी है? वो 120 है। तो इसका मतलब है कि $40 आपके पास मौजूद हैं जिसको आप नाम देंगे वर्किंग कैपिटल का, सही है। तो वर्किंग कैपिटल कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप मुश्किल बना सकते हैं इसको, कि आप कहें कि वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट्स एंड इट्स करंट लायबिलिटीज, इस तरह करके। अच्छा, इस तरह डेफिनेशंस बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। हसीब ने कहा लिक्विडिटी रेशो, यस इट इज रिलेटेड टू लिक्विडिटी। आप बिजनेस में देख रहे होते हैं आपके पास लिक्विडिटी कितनी है। अच्छा, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर क्या काम होता है? इस लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है, इस लिवरेज को मैनेज करना होता है। तो मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए, लिक्विडिटी का वर्ड इस्तेमाल किया और लिवरेज का वर्ड इस्तेमाल किया, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा।
कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिवरेज का मतलब क्या है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं मेरे पास टू पे ऑफ एनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये मेरी लिक्विडिटी है। अगर मतलब फॉरेन जो चीज कन्वर्ट हो सके, मिसाल के तौर पे इसकी छोटी सी मैं ऐसी एग्जांपल दूं कि लिक्विडिटी की डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन तो यही है खैर, लेकिन उसमें क्या होता है लिक्विडिटी के अंदर, याद रखिएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री है, तो जो चीज कैश के अंदर कन्वर्ट हो सके जितनी जल्दी, उसको हम कहते हैं कि ये हाईली लिक्विड है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आपके बिजनेस में बैंक के अंदर पैसा मौजूद है, तो कितनी जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। आप कहेंगे कि सर फौरन करा सकते हैं, या जिस वक्त बैंक खुला होगा, या थ्रू एटीएम कार्ड। तो इसका मतलब है वो हाईली लिक्विड हो गए। अब इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा लेस लिक्विड है, बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश। तो जो भी चीज कैश में कन्वर्ट हो सके वो लिक्विड है, लेकिन कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है कैश में विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखिएगा, विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री के अंदर चांसेस ये होते हैं कि जब आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री और आप उसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहें, तो वो 1 लाख की इन्वेंट्री जो है वो 1 लाख में हो सकता है नहीं हो, 90,000 में हो, 95 में, थोड़ी सी उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, सही है, चांसेस हैं, उसमें लॉस भी हो सकता है। लेकिन बैंक के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये जो मैं बात पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जो लिक्विडिटी की बात होती है, लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी जल्दी हम उसको कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू, तो वो कहलाता है लिक्विड। तो हाईली लिक्विड और लेस लिक्विड का वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आप फॉरन कहेंगे सर जो आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग होगी ना वो लेस लिक्विड है क्योंकि वो फॉरन कन्वर्ट नहीं होगी कैश में, या जो सर आपके पास गाड़ियां या फिक्स एसेट्स मौजूद होंगे बिजनेस के अंदर वो लेस लिक्विड होंगे, लेकिन करंट एसेट्स लिक्विड होंगे, लेकिन करंट एसेट्स में जो कैश या बैंक है वो हाईली लिक्विड होगा। तो इस तरह लिक्विड का वर्ड हमें समझ में आ गया कि जब मैं सर कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर बार बार लिक्विड का वर्ड इस्तेमाल करें तो आप समझ जाइएगा कि ये बात है। लेकिन जैसे ही मैं लिवरेज का वर्ड इस्तेमाल करूं ना, तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि सर अब आप अपनी डेट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंस हमने किस तरह किया है, सही है। तो लिवरेज का मतलब है कि मैंने बाहर वाले लोगों से कितना पैसा लिया है। तो मैं अगर कहूं कि मेरी कंपनी हाईली लिवरेज्ड है, तो आप मुझे यहाँ पे अभी बताइएगा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमने लिखा डेट और फिर हमने लिखा इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कैपिटल। अगर 40% डेट है और 60% इक्विटी है, ये हमारा केस ए हो गया। और इसी तरीके से हमने डेट ली और इक्विटी ली और हमने कहा कि भाई 70% डेट है और हमारे पास 30% जो है वो इक्विटी है, बी। आपको कौन सी कंपनी हाईली लिवरेज्ड लग रही है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कंपनी इज हाईली लिवरेज्ड, देखते ही फौरन आप बता देंगे बैलेंस शीट, सर कंपनी ए है या बी है? कौन आंसर देगा इसका? शेर अली ने कहा है बी और हसीब भी कह रहे हैं बी 100%। अब देखिए हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हमें लिक्विडिटी का भी समझ में आ गया फौरन और लिवरेज का वर्ड भी समझ में आ गया। इसका मतलब है जब बुक में लिखा होगा कि सनन ने भी कहा बी, वेरी गुड। देखिए जैसे ही याद रखिएगा कि अब हम बी को कह रहे हैं तो ये क्या हो गई, ये हाईली लिवरेज्ड हो गई, हाईली लिवरेज्ड फर्म हो गई। और इसको हम कंपनी को ए को कह सकते हैं कि लेस लिवरेज्ड है, सही है, कम लिवरेज लिया हुआ है इसके अंदर। अब लिवरेज का वर्ड फॉरन समझ में आ गया कि आपने कितना लिवर्ड किया है अपनी कंपनी को विद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अच्छा अगर हाईली लिवरेज ये 70 के बजाय अब ये 90% पे चला जाए, तो इस बिजनेस के रिस्क हाई होगा या लो होगा, ये बताइए। ये ज्यादा रिस्की बिजनेस होगा कि लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए डरेंगे, या अब जो है वो कहेंगे कि नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है?
जी, कोई चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताए। जी हसीब, वेरी गुड। इट्स गोइंग टू बी हाईली रिस्की। वकार ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। टेक्नो स्पार्क, आप अपने आप को नाम चेंज कर लें ताकि मैं आपको टेक्नो स्पार्क 4 ना कहूँ। अच्छा जी, तो इट इज़ गोइंग टू बी हाईली रिस्की। इसका रिस्क बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब डेट बढ़ना शुरू होता है और इक्विटी का प्रोपोर्शनेट कम होना शुरू होता है तो ये कंपनी रिस्की होना शुरू हो जाती है। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम होता है, ये जो काम अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये पूरा एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके बहुत डिटेल में। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी मैंने आपको आज एक पॉइंट बता दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है ये जो अभी हम बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये टॉपिक किसका है? कॉर्पोरेट फाइनेंस का, जिसके ऊपर पूरा एक बकायदा यूनिट होगा। उसके अंदर 2 क्लासेस कम से कम हमारी जाएंगी, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे, चीज़ें दी जाएंगी। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो भी मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी कंपनी ज़्यादा रिस्की हो गई। क्योंकि अगर ज़्यादा रिस्की हो जाएगी तो जो शेयर होल्डर की वेल्थ होगी वो जो है हमारी कम होना शुरू हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो गई तो आपकी कंपनी डूबना शुरू हो जाएगी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस एक किस्म समझ लीजिए बहुत बड़ा इदारा होता है, जो कि यानी कि वो मैनेजर्स पूरे बिजनेस को ओवरसी कर रहे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को। तो ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम 3 मेजर टॉपिक्स जो है वो हमारे डिस्कस हो रहे होंगे। एक हमारे पास जो है वो कैपिटल बजटिंग का टॉपिक होगा हमारे पास, जो कि थोड़ा बहुत आप पढ़ के आ चुके होंगे ऑलरेडी, जिसमें आपने सारी वो एनपीवीज और आईआरआर और पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें की होंगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को आता होगा वो तो फ़ौरन ही समझ जाएंगे, और जिनको नहीं आता होगा उनके लिए एक रिवीजन क्लास हो जाएगी नेक्स्ट क्लास। तो उसमें हम कैपिटल बजटिंग के बहुत सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के ऊपर। कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा टॉपिक आगे पीछे मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि उस वक्त हमारी क्लास किस तरीके से चल रही होगी। और अ, ये रिवीजन इसलिए ज़रूरी है, याद रखिएगा कि देखें बहुत सारे बच्चे बताते नहीं हैं कभी कभार, और उनको वैसे तो वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन देखिए रटने वाली पढ़ाई और एक अंडरस्टैंडिंग वाली पढ़ाई बिल्कुल अलग है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये याद रखिएगा क्वेश्चंस फिर आप नहीं कर सकते। मतलब मैं अभी चाहूँ यहाँ पे, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मेरे पास हज़ारों क्वेश्चंस पड़े हुए, मैं पहले दिन से आके आपको क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन दी एंड आपके जहन से वो आंसर नहीं निकल रहे होंगे। अब देखिए मैं कैपिटल बजटिंग बोलूँगा ना, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि सर अच्छा हाँ हमने एक वो एनपीवी का टॉपिक पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों ने पढ़ा होगा एनपीवी। जी, किसी बच्चे को याद है नेट प्रेजेंट वैल्यू, या आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा? शेर अली कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास जूम पे होगी या फिजिकल होगी। अभी तक फिलहाल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखें अभी मुझे यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे यही कहा है कि हमारी क्लास जो है वो रिकॉर्डेड जूम सेशंस पर ही होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छा है कि जूम सेशन पे हो, ये भी मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जब हम बोर्ड पे लिख रहे होते हैं ना, और वहाँ बातें हो रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। यहाँ हर चीज़ रिकॉर्डेड होगी तो उसके बाद हम बाद में भी फ़ौरन चीज़ें देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें व्हाट्सएप का रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो उसमें कोई क्वेरी आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन आया तो आप पूछ सकते हैं बहुत इजीली, जल्दी। क्लासरूम, गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दी गई है। फिर साथ साथ जो है वो आपको उसी वक्त ही व्हाट्सएप पे कोई वीडियो शेयर कर दी गई, या कोई आपको लिंक शेयर कर दिया गया, नोट्स शेयर कर दिए गए, तो इससे बड़ा जल्दी फ्रीक्वेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन अगर हम प्रॉपर करें,
इस टेक्नोलॉजी को हम गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये यूट्यूब चैनल पे भी हम डाल देंगे वीडियो, और हम इसको अपनी गूगल ड्राइव पे भी रखेंगे। गूगल ड्राइव पे से आपने देखना हो तो ब्राउज करके वहाँ से भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। देखिए अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस किया। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा, आज आप जो है बीमार थे, या आपका इंटरनेट सही नहीं था, या वैसे ही आपका मूड नहीं था कि भाई मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो आपने कहा कि सही है यूट्यूब पे जाके यार सर ने अपलोड कर दी होगी, तो विद इन ए डे आपके पास वो यूट्यूब पे मौजूद होगी, और मैं उसी दिन जो है इसको गूगल ड्राइव पे तो उसी वक्त डाल दूंगा। अब यूट्यूब पे क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी डालेगी तो वो यूनिवर्सिटी हो सकता है 1 दिन 2 दिन ले ले, लेकिन आपके पास उसी वक्त, जैसे अब हम ये ख़त्म करेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। जनरेट होने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने क्लास मटेरियल के अंदर, जो कि हमारे क्लासरूम होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, उसको देख लेते हैं, फिर हम ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करें। यस सर, जूम एंड यूट्यूब चैनल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। और एक और स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मुझे लीव करनी पड़ रही है मीटिंग आधे में। ओके, कोई इशू नहीं है, बस अब हम जो है वैसे भी ख़त्म कर रहे हैं, हमारा सेशन एंड हो गया है। 2 आवर्स हमने क्लास लेनी थी। और सर इलेक्ट्रिसिटी इशू होता है, इफ़ लेट ज्वाइन कर लें, विल यू मार्क और नॉट? जी वकार साहब, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स का अटेंडेंस का। देखें ऑनलाइन में अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप यूट्यूब चैनल से भी देख लेंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आने का फ़ायदा ये होता है कि देखिए जैसे अभी हसीब ने एकदम क्वेश्चन पूछ लिया पेटेंट का या कोई और, तो यहाँ पे आपके पास ये चांस होता है, वरना यूट्यूब पे आपके पास ये वाले चांस नहीं होंगे कि फ़ौरन फ़ौरन आप क्वेश्चंस पूछ सकें जो क्वेरीज आपकी आ रही होती हैं। अच्छा जी, तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर हमारे पास 3 मेजर चीज़ें होंगी। पहले मैंने आपसे कहा कि कैपिटल बजटिंग, जिसमें मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात की। पे बैक पीरियड का आपने नाम सुना होगा, पे बैक पीरियड। इसी तरीके से आपने जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इस तरह के जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो सकता है, PI आपको पढ़ा दिया हो शायद किसी ने। तो ये इस तरह के टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, IRR, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये सारी टॉपिक्स जो है वो कैपिटल बजटिंग के अंदर आ जाता है, जहां हम अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देख रहे होते हैं कि भाई हम इस जो भी हमारा बजट है उससे हम ये किस तरीके से इन्वेस्ट करें, ये हमारे लिए फिजिबल है प्रोजेक्ट या नहीं है। ये सारी बातें भी हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन इसमें कितने किस हद तक आप लोग एक्सपर्ट हैं वो देख लेंगे। जितनी एक्सपर्टीज कम होंगी वो हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज पे चले जाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर पे। अच्छा, जब भी मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो फौरन आपके जहन में कैपिटल स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज और इक्विटीज। तो लायबिलिटीज का कितना पोर्शन है और इक्विटी का कितना पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली थी कि 40% हमारे पास लायबिलिटी है एंड 60% वी हैव इक्विटी। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इससे रिलेटेड जो हम बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, एक और हमारे पास जो पॉइंट है जो कि मैंने आपको अभी बताया था, दैट वाज रिलेटेड विद वर्किंग कैपिटल। और अभी मैंने आपको ये समझाया वर्किंग कैपिटल के अंदर कि हम लोग वर्किंग कैपिटल में 2 चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो जो डिफरेंस है हमारे पास करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये 3 मेजर, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते चले जाएंगे, अभी हमारे पास डिविडेंड पॉलिसीज आ जाएंगी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आ जाएंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में, ये बेसिक बिल्कुल कॉर्पोरेट फाइनेंस के टॉपिक्स हैं। ये जब आपके कवर अप हो जाएंगे और इसमें आप मास्टर्स हो समझे, आपको रिस्क का समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर हम फर्दर आगे जाएंगे इससे, जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के ऊपर आता है। तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह हम कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी करेंगे। अच्छा जी, जो हमारी स्लाइड थी इसको हम थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं ताकि
ये पॉइंट कवर हो जाए हमारे पास। चैट बॉक्स में किसी ने कुछ कहा हुआ है? जी हसीब, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन पहले करवा दूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे बस ये फीडबैक चाहिए होगा कि देखें जितना अभी तक पढ़ा है वो समझ में आ गया नहीं। देखें ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस कह लीजिए इसको। लेकिन ये है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस ही, क्योंकि होता ये है कि इंट्रोडक्शन में आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। ये जैसे जैसे पॉइंट्स कवर होते चले जाएंगे फिर आगे जाके हम इसको और बेहतर करते चले जाएंगे। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना फिर मज़ा आएगा। चलें जी, आगे चलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने देखा था कि भाई किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजर्स का रोल था, और वो फाइनेंशियल मार्केट से जो है वो कैश रिसीव करके जो है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चला रहे थे और उसको लिक्विड रखने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ये ब्लड जो है जो सर्कुलेट हो रहा है, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस थे दैट वाज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अच्छा, फिर यही बिजनेस ऑपरेशंस क्या करेंगे, और कैश जनरेट करेंगे। लाजमी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, चीज़ें होंगी, और ये जो कैश जनरेटेड होता है ये फिर आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स उस कैश को मैनेज करते हैं। सही है, जो बिजनेस ऑपरेशन से कैश जनरेट हुआ है इसको मैनेज करते हैं। अच्छा, जब मैनेज करने की बात आती है तो वापस अब ये फाइनेंशियल मैनेजर सोचेंगे वापस कि इस बिजनेस में इसको री इन्वेस्ट कर देना है। सही है, जो कि 4A कहला रहा है कि इस ये फाइनेंशियल मैनेजर्स का डिसीजन होगा कि भाई अभी हमने ये बिजनेस ऑपरेशंस किए, मिसाल के तौर पर हमने एक ब्रेड का बिजनेस खोला और हम ब्रेड्स बना रहे हैं, तो ये जो डबल रोटी कहलाती है या ब्रेड कहलाती है ये हमने प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो पैसे इस्तेमाल किए। अब जो उस बिजनेस ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट होगा उससे हमें जो पैसा जनरेट हुआ, अब फाइनेंशियल मैनेजर सोचेंगे कि क्या वापस इसको हमने री इन्वेस्ट कर देना है। तो अगर वापस री इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इज नोन एज इंटरनल फाइनेंसिंग। तो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कर रहे थे थ्रू शेयर्स शेयर्स और बॉन्ड्स के थ्रू हम फाइनेंस कर रहे थे। और इसी तरीके से हमने क्या किया कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स ने अगर वापस अपने ऑपरेशन से जनरेट हुआ पैसा दोबारा वापस अपने ही बिजनेस में लगा लिया तो हमने उसको इंटरनल फाइनेंसिंग का नाम दे दिया। और हो सकता है कुछ बच्चों ने रिटेन्ड अर्निंग का टॉपिक पढ़ा हो। सही है जी। हसीब मुझे बताएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स आप लोगों ने पढ़ा था? जी शेर अली साहब। मुझे लग रहा है रिटेन अर्निंग का टॉपिक नहीं पढ़ा। रिटेन अर्निंग्स आती है ना शेयर होल्डर्स इक्विटी में। थैंक यू। टेक्नो स्पार्क 4, आप अपना नाम तो चेंज कर लीजिए ताकि आपका नाम तो पता चले। खैर, अच्छा जी, तो ये रिटेन अर्निंग्स देखें, जो अर्निंग्स अपने ही बिजनेस में रिटेन कर ली जाती हैं, सही है, वो रिटेन अर्निंग्स कहलाती हैं। और उसी से फिर हम जो पैसा जनरेट हुआ होता है या अपनी अर्निंग्स जो जनरेट हुई होती हैं, अगर हम वापस उस अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय अपने बिजनेस में वापस अपने ऑपरेशंस में लगा लें तो ये इंटरनल फाइनेंसिंग कहलाती है। और इससे डेफिनेटली हम कोशिश हमारी यही होती है कि जो शेयर होल्डर्स हों उनकी जो है वो वेल्थ इंक्रीज हो। क्या इंक्रीज हो? उनकी वेल्थ इंक्रीज हो, यानी कि उनकी शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज हो। और ये जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस कहलाता है। या कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे जो हम सीखेंगे। अच्छा जी, अब जहाँ पे हम ख़त्म करेंगे आज का टॉपिक ये हमारा होगा कि फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आपने शायद हो सकता है कभी नाम सुना हो CFO का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। तो इसके अंदर दो जो है हमारे पास
पर्सन्स होते हैं, एक ट्रेजरर होता है, एक हमारे पास कंट्रोलर होता है, और जो फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब फाइनेंशियल मैनेजर करता क्या है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे कि फाइनेंशियल मैनेजर्स ने किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लेके अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लगाया और किस तरीके से वो जो है इंटरनल फाइनेंसिंग भी कर रहे थे। तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग के वर्ड्स हमने सीखे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और ये दे प्रोड्यूस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फिर ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना, किन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है, किन प्रोजेक्ट्स को अब बंद कर देना है। ये सारी स्ट्रैटेजीज जो बिल्ड करते हैं, इनको प्लान करते हैं, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब के सब कहलाते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स में भी कंट्रोलिंग रोल भी होता है और ट्रेजरर रोल भी होता है। अब ये जो कंट्रोलिंग रोल और ट्रेजरर रोल होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इजी है। ट्रेजरर जो होता है वो सारे के सारे ऑब्टेनिंग और मैनेजिंग ऑफ फंड की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कंप्लायंसेस से रिलेटेड इतना डिस्कशंस नहीं हो रही होती हैं। वो सारे का सारा काम टैक्सेशन का और अकाउंटिंग का, सही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इंटरनल ऑडिटिंग का, ये सारे का सारा काम जो है कंट्रोलर का कहलाता है। यानी कि जैसे ही वर्ड कंट्रोलर आपसे कहा जाए तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए, अच्छा सर वो अकाउंट्स वाले जो लोग होते हैं, अच्छा सर वो जो बिजनेस में टैक्सेशन का काम कर रहे होते हैं, या टैक्स डिपार्टमेंट है, या जो वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बैठे हुए हैं, ये सारे कंट्रोलर वाले काम है। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम नहीं है, सही। जो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ते हैं उसमें ये काम नहीं है। उसमें जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं या टैक्सेशन पढ़ते हैं या ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है आप सीएफओ की या फाइनेंशियल मैनेजर्स की किस कैटेगरी को फोकस करना चाह रहे हैं, आप कंट्रोलर को फोकस कर रहे होते हैं, सही है। इसका मतलब है आप कंट्रोलर वाले काम कर रहे होते हैं, कंट्रोलर वाली एक्टिविटीज होते हैं। लेकिन जब हम ये कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब तो हमारा काम हो रहा होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड है, या आपकी ही ट्रेजरी से रिलेटेड है, ये सब ट्रेजरर कहलाते हैं कि फाइनेंस कैसे ऑब्टेन करना है, बैंकिंग के रिलेशनशिप्स क्या हैं, कैश मैनेजमेंट क्या है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि किस बिजनेस में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, फिजिबल वो प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए, क्योंकि आज पहली क्लास है, तो ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसी टॉपिक से आगे डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से वन बाय वन हम करते हुए इसके फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स कवर करेंगे इस बुक के। उसके बाद फिर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो थॉरली सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए कि अगर आपको आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम बस यहीं पे क्लास को अपना वाइंड अप करते हैं। और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर लीजिएगा आप, सही है। किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करनी है, तो वो आज की रिकॉर्डिंग देख सकता है। और नेक्स्ट क्लास भी सेम टाइमिंग्स पर ही होगी, हमारे पास फ्राइडे का ही दिन है, 9 to 11। तो 9 to 11:30 तक हम जा सकते हैं, सही है। तो बीच में अगर कभी हमें ब्रेक लेनी होगी तो हम 20 मिनट्स या 15 मिनट्स की ब्रेक भी ले लिया करेंगे, ठीक है। 2 सेशंस हो जाएंगे, और बुक भी आपके पास अवेलेबल है। मैं आपको दिखा दूं एक दफ़ा दोबारा से। देखिए, जब आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले हम यूजुअली कहाँ पे होते हैं, हम जीमेल अकाउंट के ऊपर होते हैं, सही है। तो अपना जीमेल अकाउंट जब ज्वाइन करेंगे, ये आपका जीमेल अकाउंट ज्वाइन हो गया, सही है। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, इसमें ये जो डॉट्स बने हुए हैं राइट हैंड साइड पे, इस पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद हम जो है इसको नीचे मेन्यू के अंदर चले जाएंगे और इस मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास गूगल क्लासरूम दी हुई है। इस गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो वी विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स गूगल क्लासरूम। अच्छा, हो सकता है जब आप ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो आपको गूगल क्लासरूम नज़र नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का साइन राइट हैंड पे नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे कि आपने ज्वाइन करनी है क्लास। तो यहाँ आपसे कोड मांगेगा कि कोड लिखना है आपने। ये कोड मैंने आपको यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया था और बताया भी था, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं ये कोड आपको। इसका कोड जो है ये JS4DNDZ है, ये कोड है हमारे पास, और ये कोई भी कैपिटल नहीं है, याद रखिएगा, सही है। ये कोड है हमारे पास जिससे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और एक हमारे पास ये जो है पीपीटी गूगल क्लासरूम का लिंक है जो कि व्हाट्सएप पे शेयर भी हुआ हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तब भी आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं वहां तक। अच्छा, क्लास कोड जब आप डालेंगे तो इससे आप ज्वाइन हो जाएंगे क्लास में। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, JS4DNDZ। लिखना कहाँ पे होगा ये अभी दोबारा बताते हैं। जब प्लस पे आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे आप ये कोड डाल देंगे, और उसके बाद जब आप खुद ब खुद ही यहाँ पे आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस लिखा हुआ आ जाएगा। कोड आपकी स्क्रीन पे दोबारा नज़र आ रहा है, दैट इज़ JS4DNDZ और Z। तो ये आप कोड वहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना, सही है। इसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ भी है, सही है। चैट बॉक्स में भी दोबारा मैं आपको लिख देता हूँ ये लिंक। जी, आप सब लोगों को ये लिंक मिल चुका है, चैट बॉक्स में अवेलेबल है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा गूगल क्लासरूम। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमारे पास क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, अब जो है दूसरी बात इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऊपर गूगल क्लासरूम में 3 मेन हेडिंग्स लिखी हुई होंगी, एक स्ट्रीम, एक क्लास वर्क और एक पीपल और ग्रेड्स। आपने जाना है क्लास वर्क के अंदर। क्लास वर्क में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास गूगल क्लास कैलेंडर और गूगल क्लास ड्राइव आ रहा होगा। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे देता जाऊँगा, जो यहाँ पे लिस्ट में नज़र आ रहे होंगे, तो वो मैं यहाँ क्रिएट करता जाऊँगा। हो सकता है कोई अनाउंसमेंट हो, कोई आपको असाइनमेंट्स हो, चीज़ें हों, तो वो यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी और गूगल क्लास ड्राइव में भी अवेलेबल होंगी। अच्छा, जब आप गूगल क्लास ड्राइव पर जाएंगे तो ये गूगल क्लास ड्राइव ही लिख दी जाएगी यहाँ पे। गूगल क्लास ड्राइव जैसे ही जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी तो उसमें बुक्स का फोल्डर भी है, कोर्स आउटलाइन भी है और यूनिट 1 भी है। तो आप इस वक्त जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो यूनिट 1 के अंदर आप अभी पढ़ रहे हैं, जो आपके पास ये तीनों पीपीटीज मौजूद हैं। यूनिट 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 1.2 और 1.3 हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। और जो आपके पास ये बुक्स हैं, 2 बुक्स हम फॉलो कर रहे होंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस की, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस रॉस। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो बुक है हमारे पास, उसका नाम जो है वो ब्रेले मायर्स एंड मार्कस है, ब्रेले मायर्स एंड एलन। और ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की बुक है। अच्छा, जो मैंने आपसे शेयर की है दैट इज़ 10th एडिशन, ये 10वां एडिशन है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आपके पास 10th एडिशन आया है, 12th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। फिजिकल बुक भी आप खरीद सकते हैं, पीडीएफ बुक अवेलेबल है आपके फोल्डर के अंदर। बस गूगल क्लासरूम ज्वाइन कीजिए और वो बुक आपको मिल जाएगी। क्लास मटेरियल जो है वो भी मिल जाएगा। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by 1 अपलोड करते चले जाएंगे।
अच्छा, क्योंकि आज की क्लास में हमने ब्रेक वगैरह नहीं लिए, नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि छोटी सी बीच में ब्रेक भी ले लिया करें, और अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे 2 घंटे पढ़ने के लिए कंटिन्यूस, तो हम 2 घंटे भी ले सकते हैं क्लास। अच्छा, इसमें होगा एक और चीज़ ये कि मैं यूनिट 1 के अंदर, जब आप हर यूनिट में जाएंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा जिसमें लिखा होगा रिकॉर्डिंग, और इसकी डेट डाल दिया करेंगे, जो भी डेट होगी हमारी, जैसे आज की डेट है हमारे पास 11/9/20, और आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं ये यूनिट 1.1 की रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, तो जो आज की रिकॉर्डिंग है उसके लिए ये हमने फोल्डर बना दिया यहाँ पे एक, सही है। इसी तरह हर फोल्डर बनता जाएगा यूनिट 1.1। इसको हम वापस रीनेम कर देते हैं, क्योंकि ये जितने भी है ना, ये 1.1 लिखना था मुझे यहाँ पे, ये मैंने, ये 1.1 हो गया। इसी तरीके से ये 1.2 हो जाएगा, और ये 1.3 हो जाएगा। इसमें 1.1 1.2 ये 3 चैप्टर्स हैं इसी बुक से, चैप्टर 1 2 3। इसमें हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम एक्चुअल जो हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्लास है, जो कि इन डेप्थ होगी, थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग में आप इस फोल्डर में जाएंगे तो आज की जो रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, और प्लस यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगी, तो दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि आज के लिए आपकी क्लास ये बेहतर रही होगी, और आपको आपके रिवीजन से भी फ़ायदा हुआ होगा। और ये जो हमने सारा रिवीजन किया था, और इसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस बच्चों से शेयर कर लिया था, दैट इज़ warsi.asif@gmail.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, सही है। कैपिटल में लिख देता हूँ, warsi.asif@gmail.com। ये मेरे नेम के साथ ही है, warsi.asif, सही है, @gmail.com। तो जो भी असाइनमेंट चीज़ें होंगी वो थ्रू ईमेल सबमिट होंगी, उसी से ही फिर मैं चेक करूँगा, और एक्सेल की फ़ाइल हम एक बनाते जाएंगे, और फिर रिज़ल्ट वहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। अब वो भी हम गूगल ड्राइव पे डाल देंगे, तो हर वक्त आपके पास, आपको पता होगा कि आपके ग्रेड्स क्या चल रहे हैं। और यूजुअली याद रखिएगा कि शुरू में हम बहुत आसान से असाइनमेंट्स, आसान सी एक्टिविटीज़ देंगे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़े, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, फिर हम थोड़ा सा मुश्किल करते चले जाएंगे। थोड़े बहुत मार्क्स मिलते हैं ना, तो इंसान को थोड़ी दिलचस्पी पैदा होती है कि अच्छा सर, हमें तो 5/5 मार्क्स मिल गए, चलो भाई 100 में से 5 तो आ गए। तो इस तरीके से, तो इनिशियल फेज़ में हम लोग छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, आसान होंगे। उन क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट्स भी देता जाऊंगा थोड़े थोड़े व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि आप वो असाइनमेंट्स ईजीली कर सकें। और शुरू में 5 10 15 मार्क्स जो है आपको एक किस्म समझे फ्री में मिल रहे होंगे ये, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो जब बिल्ड हो जाएंगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ये सारे मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर आप जो है वो उस कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के साथ जब कॉर्पोरेट फाइनेंस के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसी टाइम पे मिलेंगे, 9 to 11:30 के दरमियान। और अब मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। जी मैं बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम से 5 मिनट्स की ब्रेक नहीं होगी, हम 20 मिनट्स तक की ब्रेक लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, या 15 मिनट्स की ब्रेक लेंगे नेक्स्ट टाइम ये हमारे 2 सेशंस होंगे, सही है, या उसको 3 सेशंस कर देंगे। अभी तो हमने एक बहुत बड़ा कंटिन्यूटी से फुल सेशन ले लिया है हमने, लेकिन ये हर क्लास में ऐसा नहीं होगा।
ये हम क्या किया करेंगे, अपनी मीटिंग यहीं पे पोस्टपोन कर दिया करेंगे और फिर हम बता देंगे भाई 20 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर 20 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। उसमें ये होगा कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा और 9 से हमारे पास 11:30 तक का टाइम पीरियड है, उसमें ईजीली हम 20-25 मिनट्स या 15 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ताला हम ये ब्रेक्स के साथ करेंगे, तो वन गो में ये सेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कर दूँ, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक फ्रॉम 9 to 11:30। और आवाज़ वगैरह सबको क्लियर थी? बिल्कुल आवाज़ वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई? जी, साउंड वगैरह में तो कोई इशू नहीं था? जी, थैंक यू। और ये जो हम लिख के पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ये सही लग रहा है आपको लिख के पढ़ना इस तरीके से? क्योंकि क्वेश्चन जैसे हम बोर्ड पे करते हैं ना, इसी तरह इस पे कर रहे होंगे हम क्वेश्चन। मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, या तो वो एनिमेटेड होगा कि स्टेप बाय स्टेप उसको हम दिखा रहे होंगे, या फिर हम उसको बाकायदा सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा ये होगा कि आपको और बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा, मैसेजेस आपके पास जो अभी आप मुझे करते हैं ना, या चैट बॉक्स में, आपके पास दो तरीके कार होते हैं। आप एवरीवन को भी मैसेज कर सकते हैं, और जो अभी आप प्राइवेटली कर रहे हैं, प्राइवेटली जब मैसेज करेंगे तो सिर्फ वो मैं देख सकता हूँ, कोई बच्चा नहीं देख सकता। तो जिस बच्चे को अपना हाइड करना हो मैसेज, और यूजुअली जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के नाम ना लूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई स्टूपिड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो वो फिर वो बच्चे आपस में मजाक उड़ाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए, तो हमारा फोकस होना चाहिए लर्निंग की तरफ, और छोटी मोटी मिस्टेक हर दफ़ा होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा मिलते हैं 9 to 11:30 के दरमियान ऑन फ्राइडे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।